नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अब और धार दे दी है, या यूँ कहें कि थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। पूरे तंत्र यानी सिस्टम में फैला करप्शन खत्म करने के लिए एक अच्छा कदम मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। हर साल सब लोग अपनी चल और अचल संपत्ति में कितना इजाफा हुआ, इसका ब्यौरा बताएंगे। सब लोग यानी अधिकारियों के साथ मंत्री भी। मुख्यमंत्री के जो सब लोग हैं वो हम सब लोग तो हैं ही, लेकिन जिनकी संपत्ति के बारे में वो जानना चाहते हैं या ब्यौरा चाहते हैं वो सब लोग हैं उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और अधिकारी। इतना ही नहीं, इस विवरण को ऑनलाइन पोर्टल पर भी सार्वजनिक करना होगा, अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों को भी, ताकि जनता देख सके कि उनके नेताजी की संपत्ति साल भर में कितनी बढ़ी। यानी कि अब कुल मिलाकर सिस्टम में लगे दीमक की दवा मुख्यमंत्री ने खोज निकाली है, या यूं कहें कि पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं वो सरकार में। और दूसरी तरफ एक फरमान उन्होंने दिया है, और है ये फरमान जहां अब मंत्रिमंडल के सदस्य जनता के बीच जाएंगे, वो केवल जाकर लौट नहीं आएंगे कि सुबह गए और शाम को लखनऊ आ गए। 3 दिन वो रात्रि प्रवास भी करेंगे, मतलब 2 रातें और 1 दिन, यानी 3 दिन वहां पर वो रहेंगे। योगी आदित्यनाथ अब सिस्टम को दुरुस्त करने में एक पैर पर खड़े हैं, साधना कर रहे हैं। मंथन में आज हम इसी साधना की बात करेंगे, योगी का जीरो टॉलरेंस। जनता की समस्याओं का निराकरण कराना और विभागीय स्तर पर हर विभाग की चीजों को समझना। हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है और इसके बाद उस पर कार्य योजना बनाकर हम क्रम वाइज उसको प्रारंभ करेंगे। योगी का जीरो टॉलरेंस। यूपी में ज़्यादातर जो सिस्टम है, तंत्र है, उसमें भ्रष्टाचार का दीमक लगा है। 5 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार चला चुके हैं। कहीं हद तक कोशिशें भी हुई हैं दीमक को हटाने की। ये विभाग चाहे पुलिस हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सिंचाई हो, कई ऐसे विभाग, स्वास्थ्य की बात हमने की, शिक्षा की बात की, सिंचाई की बात की, ऐसे समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके नाम न हमें पता हैं न आपको पता है, लेकिन वहाँ घपला घोटाला माल पानी बहुत है। हर जगह कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी मिल जाता है जो सिस्टम को सड़ा रहा होता है। इसलिए अब योगी थोड़ा और सतर्क, इस बार थोड़ा और सतर्क नजर आ रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से नए नए फरमान भी दे रहे हैं। 2 आदेश सामने हैं आज, जिसमें उन्होंने 2 आदेश आज उन्होंने फिर दिए और कहा कि फील्ड में मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री उतरेंगे। प्रदेश के 18 मंडलों में ये मंत्रियों की एक लंबी चौड़ी टीम जाएगी। एक कैबिनेट मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री की तैनाती प्रत्येक मंडल में की गई है। और बजट से पहले सभी मंत्रियों को फीडबैक देना होगा। मंत्रियों की टीम ग्राउंड पर उतरकर लोगों से सुझाव लेगी, बात करेगी। मंत्रीगण जन चौपाल, दलित सहभोज करेंगे, शामिल होंगे। सभी मंत्री सप्ताह में 3 दिन फील्ड में रहेंगे, जैसा कि मैंने बताया, और सोमवार और मंगलवार को सारे मंत्रियों को लखनऊ में उपस्थित भी रहना होगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। यानी अब अगर आप तुलना करें योगी सरकार की जो पहला संस्करण हमने 5 साल देखा 2017 से 2022, ये जो 2022 में दूसरा संस्करण शुरू हुआ है योगी सरकार का, उसमें काफ़ी अंतर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास कई गुना ज़्यादा बढ़ा नजर आ रहा है, क्योंकि वो 5 साल एक मजबूत सरकार चला चुके हैं और अब अगले 5 साल उस सरकार की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो स्वतंत्र होकर पूरे
एक नेतृत्व कर रहे हैं मंत्रिमंडल का, सरकार का, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अगर उनकी उनके आदेश निर्देश का अगर 75% भी धरातल पर उतर गया तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आएगा। जो भ्रष्टाचार की दीमक की बात हमने की, उस दीमक का स्थायी इलाज होगा। एक विभाग हमसे छूट गया था, PWD। वो ऐसा विभाग है कि वो बिल्कुल कामधेनु कहते हैं उसके, जिसके हाथ लगा 2-4 बाल्टी दूध ही ले जाता है उससे। कामधेनु विभाग है बहुत, है ना। ऐसी दुधारू गायें हैं वहाँ पर, ऐसे काम चलता है वहाँ पर। PWD पिछली बार डिप्टी CM के केशव प्रसाद मौर्य के पास था, और इस बार नए नए भाजपा में आए जितिन प्रसाद के पास ये कामधेनु वाला विभाग है। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है ये विभाग, सरकारी रेवेन्यू नहीं, ये इंजीनियरों के जेब में एक मोटी रकम जाती है, और पता नहीं किसकी किसकी जेब में जाती है, ये तो ये लोग जाने। लेकिन ये बड़ा मजबूत फलीभूत करने वाला विभाग है, और इसको लेकर हर सरकार में मार रहती है कि PWD किसके पास रहेगा। इस बार कुछ जो पुराने खिलाड़ी थी वो चूक गए, और नए नवेले भाजपा में आए जितिन प्रसाद ले गए। ये तो PWD की पुराना कथा है, जितनी कही जाए कम है। वापस आते हैं, मंथन का जो मूल मुखड़ा है जीरो टॉलरेंस। हालांकि इससे इसका रिलेशन है और था तभी, क्योंकि जब विभागों से भ्रष्टाचार कम होगा तो सड़कें अच्छी बनेंगी, सिंचाई अच्छी होगी, कैनाल साफ होगी। अभी पिछले दिनों झांसी गए थे जल शक्ति मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह, और उन्होंने इस बात को कहा कि भाई कितना पैसा खाओगे, अरे खाओ, डकारो मत। मतलब जो सड़क से लगी हुई नहरें हैं उन पर तो सफाई हुई है, लेकिन दूर दराज वाली नहरों में कोई सफाई नहीं हुई। सारा का सारा पैसा इंजीनियरों के पेट में चला गया। मतलब मंत्री जी इतना त्रस्त हो गए स्वतंत्र देव सिंह कि कहे भैया खाओ यार, लेकिन डकारो नहीं। मंत्री ने परमिशन दे दी कि खाओ, लेकिन डकारो नहीं, एकदम मत डकार मत जाओ, ये पूरी सिल्ट ही तुम्हारे पेट में चली गई, ऐसा मत करो। तो योगी सरकार जो दूसरा संस्करण है, इसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, और किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति को मुख्यमंत्री सख्ती से लागू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को सुनिए, वो मुख्यमंत्री का जो आगे का रोड मैप है वो बता रहे हैं। सोमवार मंगल में यहाँ रहकर जनता की माननीय जनप्रतिनिधियों से मिलना और जनता की बात सुनकर यहाँ निराकरण करना, बुध को भी विभागीय बैठक इत्यादि करना, फिर बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार संबंधित विभागों के क्षेत्र में जाना, और जैसे हर माननीय मंत्री जी को एक मंडल दे दिया गया, उसके साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री ये भी सहयोगी रूप में दे दिए। जनता की सरकार जनता के द्वार, ये पैगाम देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और हम लोगों जैसे मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर कमिश्नरी का प्रभार दिया है, और एक 2 मंत्री मेरे लिए सहयोगी रूप दिए, एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और एक राज्य मंत्री। अब हम वहां पहुंचकर गोरखपुर वहां विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण कराना, जनता की आवाज सुनना, जनता की समस्याओं का निराकरण कराना, और विभागीय स्तर पर हर विभाग की चीजों को समझना, और जनता के दरवाजे तक, जनता के द्वार समस्याओं का निराकरण करके जनता का उन्नयन करना, ये हमारी प्राथमिकता के कार्य रहेंगे। धर्मपाल जी को आपने सुना कि वो बता रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने किस तरीके से एक ड्यूटी चार्ट बनाया मंत्रियों का। अभी तक ये होता था कि भाई जिलों में तमाम लोग सीधे मुख्यालय आते थे, मुख्यमंत्री की जनता दरबार आते थे, भटकते रहते थे, अधिकारी सुनते नहीं थे। अब जो मंत्री लगाया गया है, जो मंत्री लगाए गए हैं, उनके डिपार्टमेंट का तो काम वो करेंगे ही उस मंडल में जाकर, जिलों में जाकर, लेकिन सारे विभागों की वो समीक्षा करेंगे, वो सारे विभागों को देखेंगे। तो इससे मुझे लगता है ये जो कॉन्सेप्ट बताया मंत्री जी ने कि मुख्यमंत्री का ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी सरकार आपके द्वार, ये बहुत अच्छी पहल है, ये बेहतरीन पहल है। क्योंकि
सरकार के लिए लोगों को सरकार के द्वार न जाना पड़े, सरकार उनके दरवाजे पर आ गई है। अगर सरकार उनके दरवाजे पर पहुंच गई तो यह आप मान लीजिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। और केवल यही नहीं, केवल तहसील और थाने से जो संबंधित समस्याएं हैं, ये मंत्रीगण केवल उनको अगर सुलझा लेंगे तो 50% जनता को राहत ऐसे ही मिल जाएगी, क्योंकि गांव गली में तहसील और थानों से सबसे ज्यादा लोग पीड़ित और परेशान हैं। और मंत्रियों को क्या जिम्मेदारी दी गई, वो किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और गिरीश चंद्र यादव, इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया है, उनको भी सुनिए। तो जनता ने चुना है और यहाँ तक पहुँचाया है, विधायक बनाया है, तो हमारा दायित्व है कि हम उनकी जो भी समस्या उनके सुनने, उनके द्वार तक जाएंगे और उनसे बातचीत करें। जो हमारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो उन तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम उनके बीच में जाएंगे। और हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, महिला कल्याण के हैं, बाल विकास के हैं, उनकी भी एक बार हम समीक्षा करेंगे कि वहाँ वो किस प्रकार चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और हम उनके दरवाजे तक जाएंगे और उनकी बात सुन के उनकी जो भी समस्या है उनके समाधान करने की कोशिश। पहले जो है प्राथमिकता के तौर पर कमिश्नरी वाइज तय हुआ है कि 18 जो हमारी कमिश्नरी है और हर कैबिनेट मंत्री के साथ 2 राज्य मंत्री या 1 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री लगाए गए हैं, और वहाँ जाएंगे। उस मंडल में जितने जिले हैं, पहले तो उस कमिश्नरी मुख्यालय की समीक्षा करेंगे और वो करेंगे, और वहाँ इसके बाद जिले वाइज जाकर समीक्षा करेंगे और तहसील विकास खंड पे चल रहे जो योजनाएं हैं उनका पूरा विधिवत निरीक्षण भी करेंगे, और फिर उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सौंपेंगे। 100 दिन के अंदर क्या करेंगे, फिर 6 महीने के अंदर क्या करेंगे, 1 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, 2 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, और 3 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, 4 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, 5 वर्ष के अंदर क्या क्या करेंगे, उसकी पूरी विधिवत हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है। और इसके बाद उस पर कार्य योजना बनाकर हम क्रम वाइज उसको प्रारंभ करेंगे, क्रियान्वयन प्रारंभ करेंगे। ये मंत्री गिरीश यादव हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने कार्य योजना बनाई, जनता की सरकार जनता के द्वार, मुख्यमंत्री ने जो ये नारा दिया और इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो उसी के क्रम में हम जा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य को सुना, महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं वो, तो उन्होंने भी बताया कि भाई हमको किस तरीके से करना है। पहले कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा करनी, फिर जिलों में समीक्षा करनी, फिर 1 साल, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की जो कार्य योजना बनानी है वो सब बनाएंगे 5 साल तक की, और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कागजों में सुनने में बहुत अच्छी लगती, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो सारी योजनाओं को चाट जाता है। अभी तक ये था कि अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर लोड करेंगे, लेकिन अब ये हो गया कि हर जो मंत्री हैं वो 3 महीने में अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करेंगे, और इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। एक बात और मुख्यमंत्री ने कही कि अपनी नहीं, परिवार की संपत्ति भी आप बताएंगे कि किसकी कितनी बढ़ गई है, नहीं कि बेनामी संपत्तियां आप इधर उधर कर दें और कहें कि नहीं मैं बड़ा पाक साफ हूं। तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। साथ ही परिवार के लोगों का, मंत्रियों को खास हिदायत दी गई है कि परिवार के लोगों का कोई हस्तक्षेप ना हो कामकाज में, सरकार के कामकाज में परिवार के लोग दखलंदाजी ना करें। ये कई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने तमाम जिले के नेताओं, विधायकों, सांसदों को कुछ नसीहत दी थी कि भाई अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि ना लेकर आए हैं। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने पिछली सरकार के शुरुआत में भी कही थी, लेकिन उसका अलग तरीके से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये कहा गया कि मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा उसकी वजह से आम कार्यकर्ता
अधिकारियों के नज़र में कार्यकर्ता, सांसद, विधायकों की कोई हैसियत नहीं रही। इस वजह से नुकसान हुआ। तो इस बार सरकार कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के कहीं भी उत्पीड़न, कहीं उनके साथ कोई ऐसी हरकत होती है उस पर तुरंत एक्शन भी हो रहा है। और मंत्रियों को कहा है कि भैया कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को सुनिए, मंगलवार को जो उनको रहना है, मंगलवार और सोमवार 2 दिन रहना है, तो वो आपको सुनना पड़ेगा। ये सब तमाम सारी चीज़ें मुद्दे रखे हैं। लाइन ऑफ एक्शन तो एक तरीके से मोटे तौर पर ठीक ही नज़र आ रहा है। अब सरकार के कामकाज में अभी और कहाँ चीज़ें और दुरुस्त होनी हैं, क्या समस्याएं नज़र आ रही हैं, उसके अतिरिक्त क्या ये जो 3 महीने में मंत्रियों को ब्यौरा अपनी कमाई का या जो संपत्ति उसको देना होगा, ये सब चीज़ें कितना भौतिक रूप से हो पाती हैं? क्योंकि पिछले बार भी कहा गया था, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हो नहीं पाई हैं, क्योंकि हम लोग खबरों के सागर में इतना खो जाते हैं कि हिसाब किताब ले नहीं पाते हैं, जो काम है पत्रकार का, या हिसाब किताब लेने नहीं दिया जाता। बहुत सारी चीज़ें हैं। कई सवाल मेरे मन में हैं और कई सवाल हमारे जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं उनके भी मन में होंगे कि भाई ये दुर्गेंद्र चौहान क्या कहे जा रहे हैं। इन सब तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार और शासन, सत्ता, सरकार, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझने वाले विजय दुबे जी जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने के न्यूज़ को वक्त दिया। विजय जी, आप बहुत शासन तंत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, चीज़ों को देखा आपने। मुख्यमंत्री की ये पहल, जनता की सरकार जनता के द्वार, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, असल में योगी सरकार का 5 वर्ष पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश में ये दूसरा 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को दिया है। जो चुनाव के पहले के जो भी चीजें थी वो तो एक अलग मामला है, क्योंकि अब सरकार बन चुकी है, सब कुछ आ चुका है सामने। लेकिन अभी जो विधानसभा सत्र के पहले ये दौरे की जो बात की जा रही है, और उसमें भी खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि मंडलों के स्तर पर समीक्षा की जाए कार्यों की, तो ये एक बेहतरीन कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीजेपी को दरअसल अब जो आगे की तैयारी करनी है वो केवल 6 महीने और साल भर वाले नहीं है। अब आने वाले कुछ महीनों के बाद में आप कुछ और राज्यों के चुनाव देखेंगे और निश्चित तौर पे योगी को एक सिंबल के रूप में कोट किया जाता है। चाहे आप अभी चल रहे विवादों के रेफरेंस पे देख लीजिए, चाहे वो माइक के मसले हो, राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये सारे मुद्दे में राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी सरकार को भी कोट लगातार किया जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी योगी सरकार जो 2 साल अभी काम करेगी, इसको राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाएगा और कोड किया जाएगा। तो ये जो तैयारियां हैं ये बहुत अच्छी हैं निश्चित तौर पे। और चूंकि अब ये योगी सरकार 5 साल अपने गुजार चुकी है एक बार के, तो उसको ये भी पता है कि कौन कौन से नट बोल्ट कहां लगे हुए हैं और उनको कितना टाइट करना है, कि डिपार्टमेंट्स की क्या पोजीशन है, कैसे हम लोगों तक उनकी सुविधाओं को पहुंचाएंगे और कैसे इसको मॉनिटर करेंगे। तो ये जो सिस्टम है, पॉलिटिकल एनालिसिस ही हर वक्त होती है इसकी ब्यूरोक्रेटिक नहीं होती है, लेकिन सारा जो खेल होता है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर कितनी अच्छी पकड़ रखती है योगी सरकार, ये आने वाले दिनों में अपने बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये परखा जाएगा और इन चीजों पे ही योगी सरकार की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। देखिए, अभी जो दौर चल रहा है उसमें कोविड का एक चौथी लहर की बात लगातार कही जा रही है, तो क्या ये योगी सरकार के लिए एक टफ पॉइंट होगा कि वो कैसे उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकती है और कैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग तक लोगों तक पहुंचाती है। जहां तक बात है समीक्षा की, तो समीक्षा तो बाद में होगी। सवाल तो इस बात का है कि जो टफ जो पॉइंट्स हैं, जो आज इनके लिए लक्ष्य हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको कैसे मीट आउट करती है वो मिनिस्ट्रीज, वो मंत्री कैसे उन चीजों को टेकअप करते हैं और वो लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। आज अगर बूस्टर डोज की बात हो रही है तो बूस्टर डोज लगाना होगा, उसको कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो अपर एज ग्रुप है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है, उनको कैसे आप ट्रीट करेंगे, ये बड़ा टास्क होगा। क्योंकि अभी जो गाजियाबाद, नोएडा की स्थिति है और जिलों की स्थिति है,
उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि स्कूलों की स्थिति खराब हो रही है, बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आने वाले कल के लिए, इनके लिए टारगेट्स होंगे। जहां तक बात आप भ्रष्टाचार की कह रहे थे, तो उत्तर प्रदेश जो है इस मामले में काफी आगे है और भ्रष्टाचार में उसने अपनी अच्छी अच्छी मिसालें कायम की हैं। बहुत आगे तक जो है हमारे यहाँ के आईएएसओ की चर्चाएं होती रही हैं। जहां तक बात अधिकारियों की संपत्तियों की घोषणा की है या फिर मंत्रियों के रिश्तेदारों या और लोगों के परिवार की बात हो रही है, तो ये सब आने वाले समय में तय होगा कि किस प्रकार से योगी सरकार कसती है नट बोल्ट। और ब्यूरोक्रेसी की जहां तक बात है, बहुत सारे आईएएस इस कंजे में बहुत पहले फंस चुके हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं मैं समझता हूं, लेकिन इसके ऊपर एक कड़ी नजर तो रखनी पड़ेगी। अगर योगी सरकार 24 के चुनाव के लिए, मोदी सरकार के लिए मैं कहूं कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए कुछ बैकग्राउंड तैयार करना चाहती है, जो कि 72 सांसद उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है। तो अब ये महीनों की गणना और 6 मंथली रिजल्ट्स की चिंता, ये सब योगी सरकार को करना होगा, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज है उनके सामने। क्योंकि मोदी जी भी बनारस से आते हैं, उनके लिए भी एक योगी सरकार की जो कार्य प्रणाली है एक बहुत ऐसे है जिसको कि वो लगातार सुपरवाइज की जा रहा है। मैं कहूं कि अगर केंद्र सरकार की भी निगाह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में बनी हुई है, तो ये भी एक पॉइंट होगा जिसमें कि योगी जी को खरा उतरना होगा। विजय जी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। आपने एक जो हमने बातें रखी उसको एक अलग आयाम की तरफ आप ले गए। ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि वास्तव में ये तो देखना होगा कि भ्रष्टाचार पर, अधिकारियों पर, मंत्रियों पर कितनी नकेल योगी आदित्यनाथ कस पाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अब सवाल ये हो गया कि 2024 का जो रोल मॉडल बनने जा रहा है या कहीं ना कहीं उसका प्रमुख रूप से जिक्र होगा, वो उत्तर प्रदेश है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि देश में कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जो बाबा का बुलडोजर धुआंधार इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समझ रही हैं एक होड़ लगी हुई है, जैसे खबरिया चैनलों में बाइट लेने की होड़ रहती है कि कुछ भी हो बाइट लेकर भागो। उसको कौवा नोचन कहते हैं हम लोग गांव में, चीला नोचन कहते हैं उसको। वो वाली उस तरीके वाली बाइट लेकर भागो। उसी तरीके से चाहे शिवराज सिंह चौहान है, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, यहाँ तक कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो भी मेरठ से गौ तस्करों को पकड़वा के वहाँ इनकाउंटर करवा देते हैं, या वहाँ भी अब गो तस्करी के खिलाफ ही हो रहा। तो योगी का मॉडल तो पूरे देश में है, उनका बुलडोजर मॉडल, उनके जो हाफ इनकाउंटर मॉडल, फुल इनकाउंटर मॉडल, तो सारा मॉडल वो लोग समझ रहे हैं कि भैया ये तो जीत का मूल मंत्र है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में महाराज जी दोबारा आ गए हैं, जीत का मूल मंत्र है। लेकिन इसके उलट आपने महसूस किया होगा हाल के दिनों में कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बेकाबू हो रहा था, अनगाइडेड हो रहा था, लेकिन महाराज जी ने एकदम ऐसा उसको सिकंजे में कसा कि इधर कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से काबू में नजर आ रहा है, वो गाइडेड नजर आ रहा है। जिस तरीके से हनुमान चालीसा व अजान का पूरे देश में हल्ला मचा है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने नई मिसाल कायम कर दी। खुद मंदिरों का पहले घंटा, घड़ियाल और जो भी कहते हैं जो बजता था वो लाउड स्पीकर पर ध्वनि धीमी हो गई, कहीं लाउड स्पीकर उतर गया, तो दूसरों के लिए नजीर पेश कर दी, इसलिए यहाँ कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में इसका अगर नटसेल में कहा जाए, अगर एक लब्बो लबाब कहा जाए कि पिछली जो योगी संस्करण एक था सरकार का, वो दूसरे संस्करण में सरकार कुछ बदले नहीं नजर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा अथॉरिटी से काम करते नजर नहीं आ रहे हैं आपको योगी आदित्यनाथ। देखिए, जो पिछला योगी मंत्रिमंडल का कार्यकाल था उसके जो लक्ष्य थे वो दूसरे थे, और योगी जी का जो कॉन्फिडेंस जो आपने जैसा कहा अभी, निश्चित तौर पे कई गुना बढ़ा हुआ है। और लेकिन जो टारगेट है वो राष्ट्रीय आने वाले 2024 के चुनाव होंगे, तो उन चुनावों के लिए जो योगी सरकार का जो दूसरा सर्वकन जिसको लगातार कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी जी ही है और नियम वही रहेंगे। लेकिन एक जो खास बात जो आपने अभी कही कि जो मसले राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान चालीसा हो, चाहे वो माइक का मामला हो या टकराव की स्थिति हो, वो उत्तर प्रदेश में अभी नहीं पैदा होने दी है। इस बीच में लगातार योगी सरकार ने जो अपने पिछले 1 महीने के कार्यकाल में उसमें जो निर्णय किए हैं वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। और इसी प्रकार से आप इन दोनों
चीजों का सामंजस्य बना के आगे बढ़ पाएंगे, जिससे कि आपके आने वाले जो लक्ष्य हैं उसको बेहतर ढंग से साध सके। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मसला है और भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर में निश्चित तौर पे गौर करना होगा कि कैसे जो है परफॉर्मेंस और लोगों के बीच में जो रीच है, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको हल करना है, लोगों तक पहुंचना है और आपको डिलीवरी करके दिखाना है कि कैसे लोगों तक चीजें डिलीवर होती है, सर्विसेज। मैं लोग आज की डेट में जो डेमोक्रेसी का जो बड़ा हिस्सा है जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, उसमें लोक भावनाएं तो शामिल करनी ही पड़ेंगी और उसमें योगी सरकार को डिलीवरी देनी होगी। अब ये नहीं हो सकता साहब कि आपने प्रॉमिस किया साहब कि दिवाली वो होली पर हम सिलेंडर देंगे और होली पर सिलेंडर की डिलीवरी लोगों को नहीं मिल पाई तो लोग ये निश्चित तौर पर पूछते हैं कि साहब दिवाली वाला सिलेंडर तो मेरा फिक्स है ना। तो बीजेपी को ये सब निश्चित करना होगा कि ये सब डिलीवरी होती रहे। डिलीवरी अगर नहीं होगी तो लोग सवाल खड़े करेंगे। बड़ी बात, इन्फ्लेशन बहुत तेज है। बड़ी बात विजय जी, आपने बड़ी बात कही कि भाई डिलीवरी देनी होगी, बातों के बतासे बनाने से काम नहीं चलेगा। योगी जी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, जनता बातों के बतासे से काम नहीं चलाने वाली। हम लोग जब गांव में पढ़ा लिखा करते थे बचपन में तो कहा जाता था कि भाई बातों के बतासे मत बनाओ यार, सीधे मुद्दे की बात करो, सीधे कहो कि हाँ या ना। तो अब बातों के बतासे वाली सरकारें चलने वाली नहीं रही और डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब आप मंत्रियों को चाहे 3 रातें रुकाइए चाहे 15 दिन रुका दीजिए, उससे जनता का कोई लेना देना नहीं। वो करें हम जावें एप्लीकेशन लेकर, तहसील में जो समस्या है वो हल हो जाए, थानेदार प्राण लिए हुए हैं उसके प्राण बच जाएं, बस इससे मतलब है। मंत्रियों को चाहे आप गांव में परमानेंट सुला दीजिए, कहोगे तो भैया जाके हम कुछ खाना पानी दे आएंगे, अगर नहीं सरकारी खाना पानी उनको नहीं मिलेगा तो जनता अपने मंत्री को खिला देगी, जाओ भैया 4 रोटी और आलू का भरता बना के दे आएंगे हम, अगर फरकाबाद में चले गए तो। इधर चले गए तो जहाँ जो उपलब्ध है हम दे देंगे। लेकिन अब बातों के बतासे से काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार विजय जी, आपने बहुत नए तरीके से, बहुत नमस्कार, इस जो योगी सरकार का जो दूसरा संस्करण है उसकी चुनौतियां भी बहुत नए तरीके से बताई और एक अच्छा कदम भी बताया। बहुत शुक्रिया। तो जो जीरो टॉलरेंस का मसला था वो दरअसल अब आगे बढ़कर ही चला गया है कि जनता की सरकार जनता के द्वार, और उसमें यह भी कहा गया है, योगी जी ने प्रमुखता से कहा है कि भाई मंत्रियों के काम में उनके बेटे, बहू, साले खास तौर पर डिस्टर्ब करते हैं। हालांकि मैं सभी सालों को नहीं कह रहा हूं, नहीं हमें भी मुश्किल हो जाएगी घर में, लेकिन कुछ साले ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कुछ रिश्तेदार डिस्टर्ब करते हैं, मंत्रियों को डुबाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो योगी जी ने कहा ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहो भैया, नाते रिश्तेदारों से काम मत कराओ, उनके घर जाओ, न्योता खाओ, गिफ्ट दो, छेदन मुंडन में जाओ, लेकिन सत्ता में ज़्यादा उनको, ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही मत शामिल करो।